तो गाइस, जैसा कि पिछले पार्ट में हमने अभी तक देखा कि एक धमाके के साथ यहाँ पर कुछ चुनिन और जुनिन भी आ जाते हैं। चुनिन एग्जाम को शुरू करने का वक्त आ चुका है। मैं इबीके मोरिनो तुम्हारा इंस्ट्रक्टर हूँ और तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन। हे तुम सब साउंड विलेज के निंजास, तुमसे किसने कहा कि तुम यहाँ पर लड़ सकते हो? क्या तुम सभी को फेल होना है एग्जाम के शुरू होने से पहले ही? जिस पर ये बंदे यहाँ पर कुछ बंदे लड़ रहे होते हैं, ये बोलते हैं हमें माफ कर दीजिए सर, हम आगे से कुछ नहीं करेंगे। अच्छी बात है, अगली बार से मैं तुम्हें वार्निंग नहीं दूंगा, सीधा डिस्क्वालीफाई कर दूंगा। बिना मेरी परमिशन के एक दूसरे पर अटैक करना मना है और जो कोई भी मुझसे बहस करेगा वो तुरंत ही डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। क्या सबको समझ में आ गया? इसकी बातें सुनकर सभी लोग बिल्कुल शांत हो जाते हैं। तो अब हम इस एग्जाम के पहले पार्ट को शुरू करते हैं। अब तुम सभी को एक नंबर दिया जाएगा और ये नंबर तय करेगा कि तुम लोग कहाँ पर बैठोगे। और अब तुम्हारा एक रिटन टेस्ट शुरू होने वाला है। और अब एक बंदा यहाँ पर पेपर्स लेकर अंदर आता है। नारुतो ये देखकर हैरान रह जाता है क्योंकि नारुतो मेरी तरह पढ़ने लिखने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं है और बोलता है नहीं, बिल्कुल नहीं, अबे ये तो पेपर टेस्ट है। इसके बाद सभी कैंडिडेट्स अपनी अपनी जगह पर बैठ जाते हैं। नारुतो के लिए ये टेस्ट बहुत मुश्किल होता है। नारुतो ने आज तक एक भी एग्जाम पास नहीं किया होता है रिटन वाला। साकुरा उस टेस्ट को लेकर बहुत कॉन्फिडेंट दिख रही होती है। नारुतो अपने साइड में देखता है कि हिनाटा बैठी होती है और फिर हिनाटा नारुतो को बेस्ट ऑफ लक बोलती है। तभी इबीके मोरिनो इस एग्जाम के कुछ रूल्स समझाने लग जाता है और मैं तुम्हें इसको एक ही बार बताऊंगा, तो ध्यान से सुनना। इस रिटन टेस्ट में नेगेटिव मार्किंग होगी। इस टेस्ट में तुम्हें 10 क्वेश्चंस के आंसर्स देने हैं। दूसरा रूल, एक टीम पूरे टीम के स्कोर्स के साथ पास या फेल होगी, जिसका मतलब है कि तुम्हारे स्कोर्स टीम्स के हिसाब से लिए जाएंगे। सभी लोग ये वाला रूल सुनकर चौंक जाते हैं, खास करके साकुरा, और वो सोचती है कि इसे सासकी पर तो पूरा यकीन है कि वो तो कर ही लेगा, पर नारुतो एक नंबर का बेवकूफ है, ये एक नंबर भी नहीं लेकर आ पाएगा। और तीसरा रूल है, जो तुम्हारे साइड में लोग बैठे हैं वो तुम्हें हमेशा ऑब्जर्व करते रहेंगे और जितनी बार वो तुम्हें पकड़ेंगे चीटिंग करते हुए उतनी बार तुम्हारे पॉइंट्स घटते जाएंगे। इसलिए मैं तुम्हें पहले ही कहता हूँ, चीटिंग बिल्कुल मत करना। उनकी आंखें बहुत तेज हैं, अगर उन्होंने तुम्हें 5 बार पकड़ लिया तो उसी वक्त तुम और तुम्हारी टीम डिस्क्वालीफाई कर दी जाएगी। अगर तुम सच में एक निंजा बनना चाहते हो तो मुझे दिखाओ कि तुम इसे कैसे कंप्लीट करते हो। और अगर किसी कैंडिडेट को 0 मिला और वो फेल हो गया तो उसकी पूरी की पूरी टीम को डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। ये सुनकर सासुके और साकुरा बिल्कुल चौंक जाते हैं और नारुतो बहुत ज्यादा नर्वस हो जाता है। वो सोचता है कि अगर इसे गलती से भी 0 मिल गया तो सासुके और साकुरा तो इसे जान से ही मार देंगे। तो अब तुम्हारे पास 10 घंटे हैं। तुम्हें 1 से लेकर 9 तक सभी के सभी क्वेश्चंस का आंसर लिखना है, लेकिन 10th क्वेश्चन तुम्हें 50 मिनट के बाद दिया जाएगा और तुम्हारा टाइम शुरू होता है। अब सभी कैंडिडेट्स उस एग्जाम को सॉल्व करने लग जाते हैं। साकुरा को ये टेस्ट आता होता है, लेकिन वो नारुतो की बहुत ज्यादा चिंता कर रही होती है क्योंकि अगर नारुतो फेल हो गया तो सासुके और साकुरा दोनों के दोनों फेल हो जाएंगे। नारुतो अपना सिर पकड़कर बैठ जाता है। अरे यार क्या हो गया, पता नहीं मैं इतना टेंशन क्यों ले रहा हूँ, ये तो बस एक सिंपल सा टेस्ट है, मैंने तो इससे भी मुश्किल चीजें की है, मुझे बस रिलैक्स होकर इस एग्जाम को पूरा करना है। बस ध्यान से इन क्वेश्चंस को देखो और एक एक करके सॉल्व करते जाओ, सिंपल। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। चलो जाने दो, इसे रहने देते हैं। अगला देखते हैं। चलो छोड़ो, इसे भी जाने देते हैं। भाई बिल्कुल मेरी तरह कर रहा है तो। तीसरा देखते हैं। ये क्या भाई, अबे ये तो सर के ऊपर से जा रहे हैं, ये तो मेरी समझ के परे है भाई, बोल जा भाई, ये नहीं होता पास। ठीक है नारुतो घबरा मत, अब सिर्फ एक ही रास्ता है, मुझे चीटिंग करनी पड़ेगी। हिनाटा बोलती है नारुतो अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें अपना पेपर दिखा सकती हूँ, लेकिन नारुतो उस पर शक करने लगता है और बोलता है तुम मुझे अपना पेपर क्यों दिखाना चाहती हो हिनाटा? जिस पे हिनाटा बोलती है कि नारुतो मैं चाहती हूँ कि हम सभी लोग पास हो जाएं। नारुतो ये सुनकर खुश हो जाता है। नारुतो जैसे ही उसको पेपर को देखने वाला होता है तभी एक कुनाई नारुतो के साइड से नारुतो के पास से गुजरती है और उसके पीछे बैठी एक लड़की पर जाकर लगती है और वो चुनिन बोलता है मैंने तुम्हें 5 बार चीटिंग करते हुए पकड़ लिया, इसलिए मैं तुम्हें और तुम्हारी टीम को डिस्क्वालीफाई करता हूँ। तुरंत अपने साथियों को लेकर यहाँ से बाहर चले जाओ। उसे घसीटते हुए यहाँ से ले जाते हैं और ये देखकर नारुतो डर जाता है और उसकी चीटिंग करने की इच्छा बिल्कुल मर जाती है और वो हिनाटा को मना कर देता है उसकी हेल्प करने के लिए, क्योंकि नारुतो नहीं चाहता था कि हिनाटा को कोई प्रॉब्लम हो जाए उसकी वजह से। और हम देखते हैं कि नारुतो ये सब बोल तो चुका है पर रो रहा होता है और सोचता है भाई मेरा क्या होगा। इस तरफ साकुरा सोचती है कि वक्त आ चुका है अपना हुनर दिखाने का, बस नारुतो कोई बेवकूफी ना कर दे। ये सारे क्वेश्चंस कितने ज्यादा एडवांस्ड है, ये तो जेई और नीट के एग्जाम के लेवल के है। नारुतो तो इसे कभी भी पास नहीं कर सकता क्योंकि इस नारुतो से तो एनसीईआरटी तक सॉल्व नहीं होती, ये जेई कहां से सॉल्व करेगा। इसके बाद साकुरा पूरी तेजी से लिखना शुरू करती है। सासुके अपने मन में सोचता है कि ये तो गलत बात है, इन लोगों ने पेपर ही ऐसे सेट किया है कि लोग चीटिंग करने के लिए मजबूर हो जाए। सासुके को कोई भी क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा होता और जब हम चीटिंग करते हैं तो ये हमारे 2 मार्क्स कट कर देते हैं, हमें तो उसी वक्त डिस्क्वालीफाई कर देना चाहिए इन्हें। 1 सेकंड, अच्छा तो ये बात है, ये सिर्फ रिटन एग्जाम नहीं है बल्कि ये तो उससे कहीं ज्यादा है। असल में ये लोग हमारी नॉलेज को नहीं परखना चाहते बल्कि ये हमारी जानकारी इकट्ठा करने की एबिलिटी को जानना चाहते हैं। ये हमें चीटिंग करने से रोकना नहीं चाहते, वो तो चाहते हैं कि हम लोग चीटिंग करें और पकड़े ना जाए। नारुतो तुम ये कर सकते हो, तुम अपने दिमाग का इस्तेमाल करो। और सासुके की ये सोच बिल्कुल सही होती है और सभी के सभी कैंडिडेट्स अपने अपनी निंजा एबिलिटीज का यूज करके चीटिंग कर रहे होते हैं। जैसे कि कीबा का अकामारू ये डॉग कुछ कैंडिडेट्स के पेपर को देखकर चीटिंग कर रहा होता है। इनो भी अपने एक जुत्सु की हेल्प से साकुरा की बॉडी के अंदर जाकर सभी के सभी आंसर्स को जान लेती है और वापस अपने शरीर में आकर उनको लिख रही होती है। और शिकामारू भी वो सारे आंसर्स जान लेता है और विलेज का सबसे ताकतवर गेनिन यानी कि नेजी भी अपने ब्याकुगन की हेल्प से अपने आगे बैठे हुए कैंडिडेट के बॉडी के आर पार देखने लगता है और उसके सभी के सभी पेपर्स के आंसर्स को जानने लगता है और उसे कॉपी करता है। सासुके भी अपना शारिंगान एक्टिव कर लेता है और अपने आगे बैठे हुए बंदे के सारे हैंड मूवमेंट्स को कॉपी
कॉपी करके सारे आंसर्स लिख लेता है। अब 20 मिनट बीत जाते हैं लेकिन नारुतो ने अब तक एक भी जवाब नहीं लिखा होता और नारुतो के लिए अब वो 10वां क्वेश्चन बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर वो उसका आंसर नहीं दे पाया तो नारुतो की पूरी टीम डिस्क्वालीफाई हो जाएगी। अब 10th क्वेश्चन को आने के लिए सिर्फ 15 मिनट बचे होते हैं। सभी कैंडिडेट्स बहुत ज्यादा नर्वस होते हैं और इस नारुतो ने अभी तक एक भी सवाल नहीं लिखा है और तभी इबीके मोरिनो बोलता है, अब सभी लोग तैयार हो जाओ, 10वां क्वेश्चन आने वाला है और इस क्वेश्चन के कुछ रूल्स हैं। पहला रूल है करना या ना करना तुम्हारे हाथ में है। सभी स्टूडेंट्स ये सुनकर शॉक रह जाते हैं और उनमें से एक स्टूडेंट ये बोलती है कि इसका क्या मतलब है, अगर ये लोग मना कर दे इसको आंसर करने से तो क्या होगा। मोरिनो बोलता है कि अगर ये ऐसा करेंगे तो ये बाकियों के जवाब भी नहीं लेंगे और इन्हें पूरी तरह से 0 मिलेगा, यानी कि ये लोग फेल हो जाएंगे और इनकी पूरी की पूरी टीम भी फेल हो जाएगी। अब दूसरा रूल है कि अगर इन्होंने वो आंसर लिखा 10th क्वेश्चन का और वो गलत हो गया तो ये कभी भी इन फ्यूचर चुनिन एग्जाम में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। ये सुनकर सभी कैंडिडेट्स चौंक जाते हैं और कीबा बोलता है, ये क्या बात हुई है, हम सभी में से ऐसे कैंडिडेट्स भी हैं जो कि पहले इस एग्जाम को दे चुके हैं। मोरिनो बोलता है, बेचारे कितने बदकिस्मत हो तुम लोग कि इस बार मैं तुम्हारा इंस्ट्रक्टर हूँ। मैंने पहले ये रोल नहीं बनाया था लेकिन अब बना दिया है। तुम यहाँ से अभी इसी वक्त जा सकते हो और अगले साल ट्राई कर सकते हो। अब 10th क्वेश्चन का आंसर जो बंदा नहीं देना चाहता वो अपने हाथ उठा सकता है और यहाँ से जा सकता है। सभी कैंडिडेट्स ये सुनकर शॉक्ड रह जाते हैं और सोचने लग जाते हैं। नारुतो और साकुरा दोनों के दोनों पूरी तरह से कंफ्यूज हो जाते हैं कि अब इन्हें क्या करना चाहिए और इनमें से कुछ स्टूडेंट्स अपना हाथ उठाकर हार मान लेते हैं और यहाँ से चले जाते हैं। अब कुछ समय बीत जाता है पर नारुतो हाथ नहीं उठाता। साकुरा को नारुतो के लिए बहुत दुख होता है और उसे देखकर सोचती है, नारुतो कोई बात नहीं, अपना हाथ उठा लो यार, हमारी चिंता मत करो, हम फिर से अगले साल ट्राई कर लेंगे, हमारे बारे में मत सोचो, सिर्फ अपने बारे में सोचो। मैं कितनी बेवकूफ हूँ, अभी नारुतो से हार मानने की एक्सपेक्टेशन रख रही हूँ, ये तो कभी भी हार नहीं मानता। तो ठीक है नारुतो, मैं ही अपना हाथ उठा देती हूँ। साकुरा अपना हाथ उठाने ही वाली होती है कि तभी नारुतो अपना हाथ उठा देता है। नारुतो, सासुके और हिनाटा ये देखकर शॉक्ड रह जाते हैं पर तभी वो अपने हाथ को सामने की तरफ लेकर आता है और चिल्लाकर बोलता है, चाहे कुछ भी मान लो, मैं हार नहीं मानने वाला, कभी नहीं। चाहे मैं अपनी पूरी की पूरी जिंदगी एक गेनिन बनकर रह जाऊं, लेकिन मैं एक दिन होकागे जरूर बन के दिखाऊंगा। सुन लिया तुमने? और सभी लोगों के अंदर नारुतो की बातें सुनकर हौसला और भी ज्यादा बढ़ जाता है और वो सभी के सभी अपना हार मान के यहाँ से जाने का फैसला बदल देते हैं। तभी इबीके मोरिनो नारुतो से बोलता है, जरा ध्यान से बच्चे, ये फैसला तुम्हारी पूरी जिंदगी बदल सकता है। पर नारुतो बोलता है, नहीं ऐसा नहीं होने वाला, मैं अपने शब्दों से कभी भी पीछे नहीं हटता। और इबीके मोरिनो बोलता है, तो ठीक है, अब सिर्फ एक ही चीज को कहना बाकी रह गया है और वो है तुम सभी ने चुनिन एग्जाम का पहला टेस्ट पास कर लिया है। और ये सुनने के बाद सभी लोग बहुत ज्यादा शॉक हो जाते हैं कि भाई क्या हो गया ये। और साकुरा बोलती है, एक सेकंड, ये चल क्या रहा है यहाँ पे, हम पास कैसे हो गए? तो ये बंदा बोलता है कि दरअसल ऐसा कुछ था ही नहीं, दरअसल 10th क्वेश्चन का फैसला देना ही इनका असली जवाब था और वो बाकी के जो 9 सवाल थे वो बिल्कुल एकदम टाइम वेस्ट थे, इनका टाइम वेस्ट करने के लिए दिए थे। ये बस परखना चाहता था कि ऐसे हालातों में ये लोग कैसे रिएक्ट करते हैं, ये लोग कैसे जानकारी को इकट्ठा करते हैं और कैसे डिसीजंस लेते हैं। मुझे खुशी है तुम में से कुछ कैंडिडेट्स ने अपनी काबिलियत का इस्तेमाल करके चीटिंग भी की है। चीटिंग करने में तुम लोग सफल रहे। हमेशा याद रखना कि जानकारी ना रखना बहुत ज्यादा खतरनाक होता है, इससे लोग मर सकते हैं और विलेज के ऊपर भी खतरा आ सकता है। और एक और बात, 10th क्वेश्चन दरअसल तुम्हारी हिम्मत की परीक्षा थी, मुश्किलों को सहने की जिसमें हिम्मत नहीं है, जिन्हें मुश्किलें देखकर डर लगता है और जो लोग रिस्क लेने से कतराते हैं वो कभी भी चुनिन नहीं बन सकते। जब तक मैं यहाँ पर हूँ तब तक तो बिल्कुल भी नहीं। ये एग्जाम यहीं पर खत्म होता है। नारुतो ये सुनकर बहुत ज्यादा खुश हो जाता है पर तभी खिड़की तोड़कर यहाँ पर कोई आ जाता है और बोलता है, तो खुशियां मनाने का वक्त खत्म होता है और मैं हूँ तुम्हारी अगली एग्जामिनर, अगले टेस्ट के लिए सभी लोग तैयार हो जाओ। अरे एक सेकंड, ये क्या, इतने सारे बच्चे, लगता है तुम काफी लीनियंट थे इस एग्जाम के लिए, तुमने सभी को पास कर दिया। तो सुनो मेरी बात, तुम सभी लोग कल सुबह होते ही मुझसे मिलने आएंगे, अब तुम सभी लोग यहाँ से जा सकते हो। और सब कुछ जाने के बाद मोरिनो सभी के पेपर्स को कलेक्ट करता है और नारुतो के पेपर को देखकर बोलता है, ओह मैंने आज एक ऐसे बच्चे को पास कर दिया जिसने एक भी आंसर को नहीं लिखा। इसके बाद अगली सुबह सभी स्टूडेंट्स एक जंगल के पास जाते हैं और वहाँ पर खड़ी इनकी नई इंस्ट्रक्टर बोलती है, ये इस एग्जाम का दूसरा पार्ट है, हम इस जगह को डेथ फॉरेस्ट बुलाते हैं, अब तुम सभी को बस इस जंगल के अंदर जाना है। इनकी इंस्ट्रक्टर बोलती है कि अब इन्हें पता चलेगा कि इस जगह को फॉरेस्ट ऑफ डेथ क्यों कहा जाता है। नारुतो कहता है, मैं नहीं डरने वाला, समझ गई ना तुम। अब हांको इन सभी को एक कंसेंट फॉर्म देती है और बताती है कि इसमें अब कुछ लोगों की डेथ होने वाली है, इसलिए ये कंसेंट फॉर्म को भरना जरूरी है। ये टेस्ट एक एक्सट्रीम सर्वाइवल टेस्ट होगा। ये एरिया एक सर्कुलर रीजन है जहाँ पर एक रिवर, एक फॉरेस्ट और एक टावर भी है। यहाँ पर 44 एंट्रेंसेस हैं जो कि लॉक्ड हैं। टावर्स सभी के सभी एंट्रेंसेस से करीब 10 किलोमीटर दूर हैं। हांको बोलती है कि सभी गेनिन्स को इस सर्वाइवल प्रोग्राम से गुजरना पड़ेगा। उन सभी को ये 2 स्क्रोल्स दिखाती है और बोलती है कि इन्हीं 2 स्क्रोल्स के ऊपर ये पूरा एग्जाम टिका हुआ है। ये है स्क्रोल ऑफ हेवन और स्क्रोल ऑफ अर्थ और ये बताती है कि आधी टीम्स को स्क्रोल ऑफ हेवन दिया जाएगा और बाकी की टीम्स को स्क्रोल ऑफ अर्थ दिया जाएगा और जीतने के लिए दोनों के दोनों स्क्रोल्स को इकट्ठा करके टावर तक लेकर आना है। साकुरा बोलती है कि इसका मतलब है कि अगर किसी टीम का स्क्रोल चोरी हो जाता है तो वो टीम फेल हो जाएगी। हांको बोलती है, हाँ तुमने सही कहा, लेकिन ये सब कुछ तुम्हें एक टाइम लिमिट के अंदर अंदर करना होगा। तुम्हारे पास 120 घंटे हैं और खाने के लिए भी तुम्हें फॉरेस्ट में ही कुछ ढूंढना होगा और इस फॉरेस्ट में इंसान खाने वाले पेड़ पौधे और बहुत खतरनाक जानवर भी हैं। शिकामारू पूछता है कि क्या वो लोग क्विट कर सकते हैं क्या, पर हांको बोलती है कि अगर ये लोग एक बार अंदर चले गए तो इन्हें 5 दिन यहीं पर बिताने होंगे और इस एग्जाम की फर्स्ट कंडीशन होती है कि अगर कोई टीम दोनों के दोनों स्क्रोल्स को टावर तक नहीं लेकर आ पाई तो वो फेल हो जाएगी और दूसरी कंडीशन
है कि अगर किसी टीम में किसी एक टीममेट को कुछ हो जाता है या उसकी हालत ऐसी हो जाती है कि वो रिकवर नहीं हो सकता, तो वो टीम भी फेल हो जाएगी और टावर तक पहुंचने तक कोई भी स्क्रोल के अंदर नहीं देख सकता कि उसके अंदर क्या लिखा है। ये टेस्ट किसी निंजा की रिलायबिलिटी को टेस्ट करने के लिए है। अब सारी की सारी टीम्स अपने कंसेंट फॉर्म को जमा करके सभी को अपना एंट्रेंस गेट मिल जाता है और सभी लोग अपने अपने गेट पर जाकर खड़े हो जाते हैं। टीम 7 एक जगह पर आकर रुकती है क्योंकि नारुतो को सुसु आई होती है। नारुतो झाड़ियों के पीछे सुसु करने जाता है और वहाँ से जैसे ही वापस आता है तो सास्के उस पर अटैक कर देता है। उन दोनों में लड़ाई हो जाती है और साकुरा बोलती है कि भाई क्या हो गया सास्के को, क्यों लड़ रहे हो? और सास्के बोलता है साकुरा ध्यान से देखो, नारुतो की गाल के ऊपर एक घाव था पर अभी ये घाव नहीं है और इसने नाइफ बैग भी लेफ्ट की तरफ पहना हुआ है जबकि नारुतो सिर्फ राइट की तरफ पहनता था। और फिर ये निंजा अपनी असली फॉर्म में आ जाता है और साकुरा और सास्के की तरफ हमला करने के लिए आगे बढ़ता है। दरअसल ये बंदा रेन विलेज का एक निंजा होता है और उन पर हमला कर देता है। सास्के थोड़ा सा पीछे हटकर फायर स्टाइल फिनिक्स फ्लावर jutsu यूज करता है पर वो निंजा उसके अटैक को डॉज कर लेता है। तभी सास्के की नजर असली वाले नारुतो पर जाती है जो कि रस्सी से बंधा होता है। सास्के नारुतो के ऊपर कुनाई फेंककर उसकी रस्सियां काट देता है और तभी वो रेन विलेज का निंजा सास्के के ऊपर पेपर बॉम्ब्स फेंकता है और वहाँ पर एक बहुत बड़ा धमाका होता है और सास्के बहुत मुश्किल से उस धमाके से बच पाता है और तभी ये निंजा सास्के के बिल्कुल पीछे आ जाता है। नारुतो उस निंजा पर कुनाई फेंकता है और वो निंजा उसके अटैक को डॉज कर लेता है। तभी सास्के पूरा फोकस करके अपने चाकरा को अपने पैरों के ऊपर फोकस करता है और अपने एक पैर से ही उस कुनाई को उस निंजा के ऊपर फेंकता है। तभी सास्के उसके पास आता है और उसके सीने में उस कुनाई को घुसा देता है। सास्के बोलता है नारुतो साकुरा इसके बंदे आसपास ही होंगे, ध्यान रखो। और तभी हमें पता चलता है कि ये निंजा उनसे अकेले ही स्क्रोल लेने के लिए आया था, इसके साथ ही यहाँ पर नहीं आए थे। ये बंदा अकेला ही यहाँ पर आया था और यहाँ से भाग जाता है। इसके बाद टीम 7 एक जगह पर आकर बैठ जाती है। तभी सास्के बोलता है सुनो मेरी बात, हमें कोई पासवर्ड बनाना होगा, एक ऐसा पासवर्ड जो कि सिर्फ हम तीनों को ही पता हो। ये दोबारा भी हो सकता है। सवाल ये होगा कि निंजास कब हमला करते हैं और जवाब ये होगा कि निंजास हमेशा सही समय आने का इंतजार करते हैं, जब उसका दुश्मन सो जाए या उसका ध्यान भटक जाए, जब उसका हथियार रात के अंधेरे में खो जाए, तभी वो निंजा हमला करता है। साकुरा और नारुतो समझ जाते हैं और नारुतो बोलता है भाई सास्के थोड़ा छोटा बना ले यार। सास्के बोलता है नहीं नारुतो तुम्हें इसी को याद रखना होगा। और तभी यहाँ पर एक जोरदार हवा आती है, किसी ने उन पर विंड स्टाइल jutsu से हमला किया होता है और ये तीनों अलग अलग दूर जाकर गिरते हैं और उन पर ये हमला करने वाले हिडन ग्रास के निंजास होते हैं। तुम लोग यहाँ से जा सकते हो, अब यहाँ से मैं संभाल लूंगी। सास्के झाड़ियों के अंदर छुपा होता है। जब वो बाहर आता है तो उसके सामने साकुरा यहाँ पर आ जाती है, लेकिन सास्के को उस पर डाउट होता है कि ये साकुरा नहीं है और उससे पासवर्ड मांगने लगता है। साकुरा बिल्कुल सही जवाब देती है। तभी नारुतो भी यहाँ पर आ जाता है और नारुतो भी बिल्कुल सही जवाब देता है। साकुरा चैन की सांस लेती है पर सास्के उस पर शक करने लगता है। सास्के थोड़ी देर तक नारुतो की तरफ ही देखता रहता है और नारुतो भी स्माइल करता रहता है। फिर अचानक से सास्के नारुतो के ऊपर कुनाई फेंक देता है और सास्के बोलता है तुम बहुत चालाक हो, जितना मैं नारुतो को जानता हूँ वो इस पासवर्ड को कभी भी याद नहीं रख सकता था। अब बताओ मुझे तुम कौन हो। और उसके असली रूप में आ जाती है और पूछती है अगर तुम्हारा साथी इस पासवर्ड को याद ही नहीं रख सकता तो तुमने ऐसा पासवर्ड बनाया ही क्यों? सास्के बोलता है वो तो बस मेरी एक चाल थी जिसमें तुम फंस गई। इस तरफ नारुतो जख्मी पड़ा होता है। तभी उसके सामने एक बहुत बड़ा सांप आ जाता है और उसे जकड़ लेता है और वो सांप नारुतो को निगल जाता है। इस तरफ निंजा उन दोनों से बोलती है तुम्हें यहाँ पर नहीं आना चाहिए था, पर अब बहुत मजा आने वाला है। उसके बाद कुछ ऐसा होता है जिसकी उन लोगों ने कभी कल्पना भी नहीं की थी। वो निंजा सास्के और साकुरा को एक ताकतवर गेंजुत्सु के अंदर डाल देता है। ये इतना खतरनाक होता है कि ये दोनों डर के मारे कांपने लगते हैं। सास्के सोचता है ये क्या था, इसकी खून की प्यास कितनी ज्यादा है, अभी उसकी आंखों में मैंने अपनी मौत देखी। हमें यहाँ से भागना होगा साकुरा, नहीं तो हम सभी लोग मारे जाएंगे। ये इंसान नहीं है। सास्के साकुरा की तरफ देखता है। साकुरा डर के मारे पूरी तरह से पैरालाइज हो चुकी होती है। इस तरफ नारुतो उस सांप के पेट के अंदर फंसा होता है और उसके खाने की तरह धीरे धीरे उसके पेट में डाइजेस्ट होने लगता है। और नारुतो इरुका सेंसेई, लॉर्ड होकागे, कोनोहामारू काकाशी, साकुरा इन सभी को बहुत मिस करने लगता है। लेकिन तभी नारुतो सास्के के बारे में सोचता है और बोलता है नहीं, मैं सास्के से नहीं हार सकता, मैं ऐसे नहीं मर सकता। जब तक मैं सास्के से ज्यादा ताकतवर नहीं बन जाता मैं नहीं मरूंगा। जब तक मैं होकागे नहीं बन जाता मैं नहीं मरूंगा। और तभी मल्टी शैडो क्लोन यूज करता है और उस सांप के पेट को फाड़कर उसके बाहर आ जाता है और ये सांप मर जाता है। इस तरफ सास्के उसके गेंजुत्सु से बाहर नहीं आ पा रहा होता और एक कुनाई लेकर सास्के अपने पैर पर मार देता है और साकुरा को उठाकर कहीं दूर छुप जाता है और साकुरा भी उस गेंजुत्सु से बाहर निकल जाती है। ये दोनों यहाँ पर छुपे होते हैं और तभी एक बड़ा सा सांप इन पर हमला कर देता है। सास्के बहुत मुश्किल से डॉज करके उसके ऊपर कुछ शूरिकेन्स को फेंकता है। वो सांप घायल हो जाता है, लेकिन तभी उस सांप को फाड़कर वो अजीब सा निंजा बाहर आ जाता है और सास्के के ऊपर किसी सांप की तरह हमला कर देता है। लेकिन तभी यहाँ पर बहुत सारी कुनाइज आकर उसे रोक देती हैं और हम देखते हैं कि नारुतो यहाँ पर आ चुका है और बोलता है माफ करना सास्के, पर हीरोज की एंट्री हमेशा आखिरी में ही होती है। वैसे वो पासवर्ड क्या था भूल गया भाई मैं, मुझे नहीं पता कि यहाँ पर क्या चल रहा है, लेकिन तुम मेरे दोस्तों पर हमला कर रहे हो, अच्छा होगा तुम यहाँ से चले जाओ। सास्के बोलता है नारुतो ओए भाग जा यहाँ से, हम इसका मुकाबला कभी नहीं कर सकते। सास्के अपने मन में सोचता है कि इस नारुतो जैसे बेवकूफ लड़के को समझाने का कोई भी मतलब नहीं, अब एक ही रास्ता है। ओए तुम्हें ये चाहिए ना, ठीक है तुम इसे ले सकते हो, पर लेने के बाद यहाँ से चले जाओगे। नारुतो बोलता है सास्के क्या हो गया है तुम्हें, वो हमारा स्क्रोल है, तुम उसे किसी दुश्मन को कैसे दे सकते हो। सास्के बोलता है अपना मुंह बंद रख। सास्के की बातें सुनकर वो निंजा बोलता है तो आखिर में वो कहावत सच ही निकली, जब कोई निंजा खुद को बचाने के लिए अपनी सबसे कीमती चीज को भी कुर्बान कर देता है। सास्के उसकी तरफ उस स्क्रोल को फेंकता है, पर तभी नारुतो
उस स्क्रोल को कैच कर लेता है और एक डाली पर आकर खड़ा हो जाता है। नारुतो को ऐसा करने की वजह से सास्के उस पर और भी ज्यादा भड़क जाता है और सास्के उसे कुछ बोल पाता उससे पहले ही नारुतो उस पर एक जोरदार पंच मार देता है। ये देखकर साकुरा चौंक जाती है और सास्के बोलता है, नारुतो तुम्हें नहीं पता कि तुम क्या कर रहे हो। नारुतो बोलता है, मुझे नहीं पता कि पासवर्ड क्या है, पर मुझे इतना पता है कि मैं नारुतो हूँ, पर तुम सास्के कभी नहीं हो सकते। जिस सास्के को मैं जानता हूँ वो इस तरह से कायरपंती कभी नहीं करता। वो कोई कायर नहीं है, वो कभी भी डर के नहीं भागता। और अगर तुम वो हो तो मुझे खुद पर शर्म आती है कि मैंने तुम्हें अपना राइवल माना। दुश्मन चाहे कितना भी ताकतवर हो, मैं उसका सामना करूंगा। नारुतो की बातें सुनकर सास्के बिल्कुल खामोश हो जाता है। इसके बाद निंजा समनिंग jutsu का यूज करता है और ये सांप फिर से यहाँ पर आ जाता है। भाई तीसरी बार आया ये और ये सांप नारुतो पर हमला करने लगता है। सभी लोग डर जाते हैं। नारुतो बुरी तरह से पिट रहा होता है लेकिन फिर भी वो हार नहीं मानता। ये निंजा नारुतो पर एक बहुत खतरनाक अटैक करता है और नारुतो नीचे जाकर गिरता है और उसे जान से मारने के लिए एक आखिरी हमला करता है उस पर तभी नारुतो के अंदर से नाइन टेल चाकरा निकलने लगता है और वो उठकर जानवरों की तरह उस सांप के ऊपर हमला करने लग जाता है। नारुतो के ऐसा करने की वजह से वो सांप पीछे हटने लगता है और ये दोनों हैरान रह जाते हैं कि नारुतो के अंदर इतनी ज्यादा ताकत कैसे आ सकती है। उसके बाद वो निंजा एक ताकतवर फायर स्टाइल jutsu का यूज करता है। नारुतो एक पेड़ पर जाकर टकरा जाता है और अब सास्के पर हमला करने के लिए उसकी तरफ बढ़ता है और तभी नारुतो सास्के के बिल्कुल सामने आ जाता है और उस सांप को रोक देता है। सास्के की जान बचा लेता है और नारुतो सास्के को देखकर बोलता है, क्या हुआ सास्के, लगी तो नहीं? बुज़दिलों की तरह डर के मारे खड़े हो एक जगह पर, क्या तुम सच में सास्के हो? तभी सास्के को याद आता है जब उसने नारुतो को एक भीगी बिल्ली कहा था। तभी वो निंजा नारुतो को अपनी जीप से पकड़ लेता है और उसे अपनी तरफ खींच लेता है। हाँ, तो 12 साल पहले जो हादसा हुआ था आखिर वो सच निकला। वो नाइन टेल्स वाला बच्चा सच में एग्जिस्ट करता है। मैंने देखा था कि जब तुम्हें गुस्सा आता है तब तुम्हारा नाइन टेल का चाकरा बाहर निकलने लगता है। ठीक है, तो मुझे ये करना ही होगा। वो नारुतो की शर्ट को अपनी जीप से ऊपर उठा देता है और उसके ऊपर जहाँ पर नाइन टेल की सील होती है वहाँ पर एक और सीलिंग jutsu मार देता है, जिससे कि जब नारुतो को जरूरत होगी तब नाइन टेल फॉक्स का चाकरा बाहर नहीं निकल पाएगा। उस सीलिंग jutsu की वजह से नारुतो बेहोश हो जाता है और वो निंजा नारुतो को दूर फेंक देता है। साकुरा देखकर हैरान रह जाती है और बोलती है, सास्के तुम नारुतो को हमेशा लूजर बोलते हो, पर वो कम से कम तुम्हारी तरह बुज़दिल तो नहीं है। उसने कम से कम कोशिश तो की, वो बुज़दिल नहीं है। सास्के को उसकी बातें सुनकर अपने पास्ट की याद आने लगती है कि कैसे उसके बड़े भाई ने एक रात के अंदर ही उसके पूरे के पूरे क्लैन को मारकर खत्म कर दिया था, जिसके बारे में हमें आगे के पार्ट्स में पता चलेगा। भाई बहुत खतरनाक स्टोरी थी। अब इसके बाद सास्के अपनी शारिंगान को एक्टिव कर लेता है और उसे दोबारा से लड़ने के लिए बढ़ता है। इस तरफ हम फॉरेस्ट के बाहर 3 लोगों की लाशों को देखते हैं। उनका चेहरा मिट चुका होता है और आनको सेंसे भी यहाँ पर पहुंच जाती है और बोलती है, ये तो विलेज हिडन ग्रास के निंजास है। इनको मारने के साथ साथ इनका चेहरा भी मिटाया गया है। इसका मतलब ये उसी दरिंदे का jutsu है। क्या वो इस विलेज में वापस आ गया? पर वो चूनिन एग्जाम के वक्त पर यहाँ पर क्या कर रहा है? और बोलती है, ओए तुम तीनों सुनो मेरी बात, हम एक बहुत बड़ी मुसीबत में फंस चुके हैं। जाओ इस इंसिडेंट को लॉर्ड होकागे तक पहुंचा दो और अंबू ब्लैक ऑप्स के टीम को इस फॉरेस्ट के अंदर भेजो। फटाफट हमें सभी कैंडिडेट्स को बचाना होगा। मैं उस जंगल के अंदर जा रही हूँ, जाओ और जो मैंने बोला उसे पूरा करो। और लड़की उस जंगल के अंदर जाने लगती है। इस तरफ सास्के अपने पास्ट को याद करता है और तभी सास्के अपने मन में सोचता है, अगर मैं इस राक्षस को नहीं मार सकता तो मैं अपने बड़े भाई को कैसे मारूंगा? मैं कैसे उससे बदला लूंगा? ये निंजा सोचता है। बहुत बढ़िया, अब तुम लड़ने के मूड में आ चुके हो, क्यों ना मैं तुम्हारे साथ थोड़ा खेलूं? इसके बाद इन दोनों में फाइट शुरू हो जाती है। सास्के अपनी शारिंगान की वजह से बहुत ज्यादा एडवांटेज में होता है और अपने फायर स्टाइल jutsu से उस पर हमला करता है, लेकिन उस निंजा को एक खरोंच तक नहीं आती है। सास्के पूरा कॉन्फिडेंट दिख रहा होता है और निंजा सास्के के ऊपर विंड स्टाइल jutsu से हमला करता है और सास्के उसे डॉज कर लेता है और सास्के अचानक से उस निंजा को पकड़कर उसे नीचे गिराकर उसका सिर फोड़ देता है। ऐसा लग रहा था कि वो मर गया, पर वो सिर्फ उसका एक सब्स्टिट्यूशन jutsu था। तभी वो निंजा अचानक से आकर सास्के के मुंह पर और उसके शरीर पर हमला कर देता है और घूंसों की बरसात कर देता है। सास्के दूर जाकर गिरता है, पर तभी हम देखते हैं कि सास्के ने उस निंजा की पीठ के ऊपर मिनी एक्सप्लोसिव बॉम्ब्स लगा रखे होते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर एक छोटा सा धमाका होता है और उसका ध्यान हटते ही सास्के उसे एक पेड़ से बांध देता है और पूरी ताकत के साथ उस पर ड्रैगन फ्लेम jutsu का यूज करता है। पूरा पेड़ जलकर खाक हो जाता है और इन दोनों को लगता है कि उस बंदे का खेल खत्म हो चुका है और एक चैन की सांस लेते हैं। पर तभी वो निंजा यहाँ पर आ जाता है। साकुरा और सास्के उसे जिंदा देखकर चौंक जाते हैं, पर तभी हम देखते हैं कि जिस ग्रास विलेज के निंजास का चेहरा इस बंदे ने चुरा लिया था वो थोड़ा सा फट जाता है और उसके असली चेहरे की झलक हमें देखने को मिलती है। और निंजा बोलता है, मानना पड़ेगा सास्के, इतनी कम उम्र में तुमने अपनी शारिंगान को इतना बेहतरीन तरीके से यूज करना सीख लिया है। पर एक बात बताओ, क्या तुम सच में इताची उचिहा के भाई हो? सास्के उसका नाम सुनकर चौंक जाता है और उस निंजा से पूछता है, आखिर तुम हो कौन और तुम मेरे भाई को कैसे जानते हो? तुम क्या चाहते हो? और निंजा बोलता है, मेरा नाम ओरोचिमारू है और तुमने मुझे इम्प्रेस किया है सास्के। तुम्हारे अंदर पैदाइशी हुनर है, इसीलिए मैं तुम्हें एक नायाब तोहफे के रूप में थोड़ी सी शक्तियाँ देने वाला हूँ। एक ऐसी ताकत जो तुम्हारे आने वाले भविष्य को और ज्यादा बेहतर बनाएगी और अगर तुम इस ताकत के काबिल नहीं रहोगे तो तुम मर जाओगे, पर अगर तुमने इसका इस्तेमाल कर लिया तो आगे जाकर तुम मेरे भी काम आ सकते हो। और ओरोचिमारू एक सांप की तरह सास्के के गले के ऊपर काट लेता है और यहाँ पर एक कर्ज मार्क बन जाता है। मेरे 3 चेले तुम पर हमला करेंगे, मैं देखना चाहता हूँ कि मेरी दी हुई ताकत का इस्तेमाल तुम कैसे करते हो सास्के। और ओरोचिमारू यहाँ से चला जाता है। उस कर्ज मार्क की वजह से सास्के को बहुत ज्यादा पेन होता है और सास्के बेहोश हो जाता है। नारुतो भी बेहोश पड़ा होता है और अब साकुरा बिल्कुल अकेली होती है यहाँ पर और
ओरोचिमारू यहाँ से जाने के बाद एक बड़े से पेड़ के अंदर छुप जाता है। आनको सेंसे भी उस जंगल में आ जाती है, पर तभी उसे ओरोचिमारू की चाकरा की प्रेजेंस सेंस होती है और उस जंगल के अंदर जाने लगती है। हानको सेंसे को वहाँ पर देखकर ओरोचिमारू बोलता है, आनको तुम कैसी हो, बहुत दिनों बाद मिली हो। और ये बोलती है, ये समय बात करने का नहीं है, तुम एक क्रिमिनल हो, क्रिमिनल बुक में तुम्हारा नाम सबसे ऊपर है। ओरोचिमारू तुम जैसे लोगों को मर जाना चाहिए और ये काम मैं खुद करूंगी क्योंकि वो तुम हो जिसने मुझे सब कुछ सिखाया था सेंसे। इसके बाद इन दोनों में फाइट शुरू हो जाती है। हानको सेंसे ओरोचिमारू को लगभग पकड़ ही लेती है और उस पर एक फॉरबिडन जुत्सु अप्लाई करती है। ये जुत्सुस दरअसल इतने ज्यादा खतरनाक और ताकतवर होते हैं जिसमें अगर लड़ाई के दौरान इन्हें यूज किया जाएगा तो एनिमी के साथ साथ आप खुद भी मारे जाओगे। आनको सेंसे का प्लान होता है कि वो उसके साथ साथ खुद भी मर जाएगी उसे मारने के बाद, पर हमें पता चलता है कि ये तो ओरोचिमारू का सिर्फ एक सब्स्टिट्यूशन था और असली वाला ओरोचिमारू पीछे होता है और अपना चेहरा दिखाता है और बोलता है, तुम मेरा ही जुत्सु मेरे ऊपर अप्लाई करना चाहते हो। मैंने सोचा था इतने दिनों बाद मिली हो, अच्छे से चाय वाय पियेंगे, BGMI खेलेंगे, पर मुझे बहुत निराशा हो रही है। बेशक तुम एक एलीट निंजा बन चुकी हो पर तुम मुझसे ज्यादा ताकतवर नहीं हो। तुम यहाँ पर क्यों आए हो? अब ये मत बोलना इस विलेज को तबाह करने आए हो। अरे नहीं नहीं, लेकिन समय आने पर मैं ये इच्छा भी तुम्हारी पूरी कर दूंगा। पर मैं तुम्हें एक और चीज भी बताना चाहता हूँ, मुझे सासुके उचिहा बहुत पसंद आ चुका है। मैंने उसे वही कर्स मार्क दे दिया है जो मैंने कभी तुम्हें दिया था। वो लड़का मेरे लिए बहुत काम का है। नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते। क्या तुम उसे भी? हाँ, तुमने बिल्कुल सही सोचा। मेरी बात ध्यान से सुनो, ये चुनिन एग्जाम में रुकना नहीं चाहिए। अगर ये एग्जाम रद्द किया गया तो मैं पूरे हिडन विलेज को तबाह कर दूंगा। और ऐसा बोलकर ओरोचिमारू यहाँ से गायब हो जाता है। अब हानको सेंसे कुछ सोल्जर्स को बताती है कि यहाँ पर एक बहुत बड़ी मुसीबत हो चुकी है। ओरोचिमारू वापस आ चुका है। ये सुनकर ये दोनों शॉक्ड रह जाते हैं। ओरोचिमारू, इसका मतलब है हमें इस एग्जाम को रद्द करना पड़ेगा? नहीं, हम ऐसा नहीं कर सकते। अगर हमने ऐसा कुछ किया तो वो पूरे के पूरे विलेज को तबाह कर देगा। तो हमें क्या करना चाहिए? लॉर्ड होकागे को हमें इस इंफॉर्मेशन को देना होगा। मैं खुद उनसे बात करूंगी। और इस तरफ गाय सेंसे की टीम एक नदी के पास रेस्ट कर रही होती है और नेजी बोलता है, जैसा हमने प्लान किया था हम लोग अलग अलग हो जाएंगे और हमें कल वापस यहाँ पर आकर मिलना है। और ये तीनों यहाँ से चले जाते हैं। इस तरफ नारुतो और सासुके बेहोश पड़े होते हैं और साकुरा इनकी बेबी सिटिंग कर रही होती है। अब इसके बाद साकुरा कुछ गीली पट्टियों से सासुके का बुखार कम करने की कोशिश करती है। साकुरा सो जाती है पर एक भयानक सपने से उसकी नींद सुबह जाकर खुलती है। तभी झाड़ियों के पीछे से कुछ आवाज आती है। साकुरा ये सुनकर डर जाती है पर देखती है कि यहाँ पर एक गिलहरी थी। भाई कितनी क्यूट है ये, और एक उन्हें फेंक कर उसे भगा देती है। क्या हो गया भाई साकुरा को? इस तरफ नेजी कुछ नोटिस करता है कि यहाँ पर सामने कुछ छुपा हुआ है और यहाँ पर टीममेट छुपी होती है। शिकामारू, चोजी और इनो नेजी के सामने आ जाते हैं और इनो बोलती है कि उन सभी को नेजी से मिलकर अच्छा लगा और ये नेजी का ऑटोग्राफ चाहते हैं। नेजी उन पर ध्यान नहीं देता। तभी इनो एक अपनी कातिलाना अदाओं से उसे रिझाने की कोशिश करती है पर नेजी उसे गेट लॉस्ट बोलकर यहाँ से चला जाता है। इनो को गुस्सा आता है, ये क्या बात हुई भाई, मैं सेक्सी नहीं हूँ क्या? इस तरफ साउंड विलेज के निंजास सामने आ जाते हैं और साकुरा को बोलते हैं कि उसे सासुके के साथ फाइट करनी है। पर साकुरा बोलती है, मुझे पता है तुम लोग ओरोचिमारू के आदमी हो। साउंड निंजा बोलता है, ए लड़की, हम सासुके के साथ साथ तुझे भी मार गिराएंगे। ये साउंड निंजा आगे बढ़ता है और एक ट्रैप को पहचान जाता है। वो समझ जाता है कि साकुरा ने उस कुन्हाई को उस गिलहरी से बचने के लिए नहीं बल्कि उस कुल्हरी को उस ट्रैप से गिरने से बचाया था। तभी वो साउंड निंजा अपने दोनों टीममेट्स को साकुरा को जान से मारने के लिए बोलता है। ये तीनों हवा में जंप करते हैं। साकुरा एक और ट्रैप को एक्टिवेट कर देती है पर उस ट्रैप को भी साउंड निंजास हरा देते हैं। और तभी रॉकली यहाँ पर आ जाता है और उन सभी को पीछे हटा देता है। पूछने पर रॉकली अपना इंट्रो देता है, मेरा नाम है रॉकली और मैं साकुरा पर मरता हूँ। साकुरा रॉकली से पूछती है, ओए तू क्या कर रहा है यहाँ पे जंपू? रॉकली बोलता है, तुम मुसीबत में थी ना साकुरा, तो मैं तुम्हारी हेल्प करने यहाँ पर आ गया। साकुरा बोलती है, पर भाई मैं तेरी दुश्मन हूँ, अभी एग्जाम चल रहा है। ली बोलता है, मैंने तुम्हें एक दिन कहा था ना साकुरा कि मैं तुम्हें तब तक प्रोटेक्ट करूंगा जब तक मैं जिंदा हूँ। साकुरा ली को थैंक्स बोलती है और ली खुशी से रोता हुआ मन में सोचता है, अब तो भाई हो ही जाएगी ये सेट, गाय सेंसे मैंने कर दिखाया। इसके बाद साउंड निंजा दूसरे निंजा को जाकू कहकर बुलाता है और उसे सासुके को संभालने के लिए बोलता है और बोलता है कि ली और साकुरा को वो मार देगा। वो निंजा उस पर हमला करता है लेकिन ली उसे डिफेंड कर लेता है और बोलता है कि उसने पहले भी उसके इस अटैक्स को देखा है। इस तरफ टीम 8 भी टीम 7 को और रॉकली वगैरह को देख रही होती है और इस तरफ नेजी और टेन रॉकली का वेट कर रहे होते हैं उसी लोकेशन पर आने के लिए। पर ली अभी तक वापस नहीं आया होता, जबकि वो टाइम का कितना पंक्चुअल होता है। नेजी और टेन उसे ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं। ली याद करता है कि उसे गाय सेंसे ने एक jutsu सिखाया था जिसे सिर्फ वो ही सीख पाया था। ये एक फॉरबिडन jutsu होता है क्योंकि इससे मसल्स पर प्रेशर पड़ता है और इसे तभी यूज करना जब तुम्हें किसी अपने लव्ड वंस की जान बचानी हो। और ली के लिए वो प्रीशियस इंसान साकुरा होती है। भाई क्या दिखता है इनको साकुरा में ऐसा, मुझे तो पसंद नहीं है लड़की है। रॉकली उस लोटस टेक्निक को यूज करने लग जाता है और वो उस निंजा को पहले हवा में उछालता है और फिर पीछे से जाकर अपनी हाथ की पट्टियों में उसे बांध लेता है और सिर के बल नीचे गिरता है। पर जाकू उस ग्राउंड को सॉफ्ट कर लेता है और साउंड निंजा को कुछ नहीं होता। अब ली उस फॉरबिडन जुत्सु को यूज करके बहुत थक जाता है। साउंड निंजा ली पर हमला करता है और ली को चक्कर आने लगते हैं और अब उसे ठीक से दिखाई तक नहीं देता है। मेरा अटैक फिजिकल नहीं बल्कि साउंड अटैक है। साउंड निंजा बताता है कि हाई फ्रीक्वेंसी साउंड से कान के पर्दे फट जाते हैं, मेंटल डिसऑर्डर होने लगते हैं और मैं अल्ट्रासोनिक वेव्स को मैनिपुलेट भी कर सकता हूँ जिससे कि मैं एक बहुत बड़े पत्थर को भी चूर चूर कर सकता हूँ। साउंड निंजा तेजी से साकुरा की तरफ बढ़ता है। ली उसे रोकने के लिए किक मारने की कोशिश करता है पर साउंड अटैक की वजह से उसे नहीं रोक पाता। साउंड निंजा फिर से उसके कानों पर हमला करता है और अपने चक्रा से साउंड वेव को कंट्रोल करता है और ली के कानों को नुकसान पहुंचाता है। ली भी नीचे गिर जाता है। अब साकुरा एकदम अकेली पड़ जाती है और टीम 8 चुपके से पीछे
से ये सब देख रही होती है। शिकामारू इनो से पूछता है कि क्या वो साकुरा की हेल्प नहीं करना चाहती, क्योंकि ये कभी साकुरा की बहुत अच्छी दोस्त भी हुआ करती थी। और इनो उसी वक्त को याद करने लगती है जब साकुरा उसकी बेस्ट फ्रेंड हुआ करती थी। और एक दिन साकुरा बताती है कि वो भी सास्के को लाइक करती है और उसके बाद से इन दोनों में लड़ाई हो जाती है। इनो साकुरा की हेल्प करना चाहती है पर वो भी डरी होती है। साकुरा फाइट करने की कोशिश करती है पर कोई भी असर नहीं होता। एक साउंड गर्ल साकुरा को बालों से पकड़ लेती है और जाकू को बोलती है कि सास्के को साकुरा की आंखों के सामने मारे। साकुरा सोचती है कि इस बार भी वो बिल्कुल यूजलेस निकली, वो किसी के भी काम नहीं आ पाई और ये सोचकर रोने लगती है और फ्रस्ट्रेट हो जाती है। और इस तरफ कर्स मार्क से कुछ डार्क कलर की एनर्जी निकल रही होती है। जाकू सास्के को मारने के लिए आगे बढ़ता है, तभी साकुरा एक कुनाई निकालती है और वो साउंड गर्ल बोलती है अब इसका कोई भी असर नहीं होने वाला। साकुरा हंसती है और अपने पीछे के बाल जो कि उस लड़की ने पकड़े हुए थे उन्हें काट देती है। ये देखकर सभी लोग हैरान रह जाते हैं। साकुरा मन में उस समय को याद करती है जब नारुतो, सास्के और ली ने उसकी जान बचाई थी। साकुरा बोलती है कि अब वो पूरी कोशिश करेगी कि वो भी स्ट्रॉन्ग बने, हमेशा बाकी के लोग इसे आकर बचाते हैं। अभी लेडी निंजा साकुरा पर हमला करती है और देखते हैं कि यहाँ पर साकुरा का सब्स्टिट्यूशन होता है। साउंड निंजा साकुरा के मूवमेंट्स को रीड करने की कोशिश करता है। साकुरा उस पर शुरिकेन से हमला करती है पर जाकू डिफेंड कर लेता है और वापस साकुरा पर अटैक करता है। लेकिन इस बार भी साकुरा का सब्स्टिट्यूशन ही होता है। वहाँ पर जाकू को पता चलता है कि साकुरा ऊपर से आ रही है। जाकू उस पर कुन्हाई फेंकता है और इधर उधर देखता है कि साकुरा कहाँ से आएगी। जाकू देखता है कि जिस साकुरा पर उसने कुन्हाई मारी थी वो ही असली वाली साकुरा थी, ना कि कोई सब्स्टिट्यूशन। साकुरा इतने सारी कुन्हाई लगने के बाद भी जाकू की आर्म पर कुन्हाई मार देती है और उसकी दूसरी आर्म को अपने दांत से चबा देती है। जाकू उस पर लगातार पंचेस मारता है पर साकुरा अपनी पकड़ को नहीं छोड़ती। इनो ये देखकर हैरान रह जाती है। इनो को याद आता है कि जब वो पहली बार साकुरा से मिली थी तब साकुरा रो रही थी, क्योंकि इतना बड़ा माथा होने की वजह से साकुरा को सब लोग चिढ़ाते थे। और इनो उससे उसका नाम पूछती है और अपना नाम भी बताती है। अगले दिन इनो साकुरा को एक हेयर बैंड गिफ्ट करती है और समझाती है कि वो जितना अपना फोरहेड छुपाएगी उतना ही लोग उसे चिढ़ाएंगे। इनो याद करती है कि जब साकुरा ने कहा था कि वो भी सास्के को लाइक करती है तब उसने ये भी कहा था कि सास्के को लंबे बाल पसंद हैं, इसलिए वो भी लंबे बाल रखेगी। इनो बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है क्योंकि साकुरा ने अपने लंबे बालों को काट दिया था। अब जाकू साकुरा को दूर फेंक देता है पर तभी टीममेट साकुरा को बचाने के लिए आगे बढ़ती है। भाई फाइनली क्या कर रहे थे लोग भाई। अब इसके बाद हम देखते हैं कि सास्के किसी सपने में होता है जहाँ सास्के को एक और सास्के दिखाई देता है जो कि उम्र में उससे छोटा होता है। छोटा सास्के रो रहा होता है और बोलता है कि सास्के के पेरेंट्स को इतनी जल्दी नहीं मरना चाहिए था। सास्के और छोटे सास्के के सामने उसके पेरेंट्स की डेड बॉडी आ जाती है और इस सपने से हमें पता चलता है कि सास्के के साथ कुछ बहुत बुरा हुआ था, जिसके बारे में हमें अगले पार्ट्स में पता चलने वाला है। और इस तरफ हम देखते हैं कि सास्के से अभी भी डार्क चक्रा निकल रहा होता है। इनो, चोजी और शिकामारू साकुरा को बचाने के लिए आगे बढ़ते हैं। तभी जाकू चोजी को मोटा बुलाता है। चोजी को ये सुनकर गुस्सा आ जाता है और शिकामारू अपने मन में सोचता है भाई ये नहीं बचता, अब चोजी बहुत गुस्से में आ जाएगा। जाकू बोलता है ओए मोटे भाग जा यहाँ से। चोजी गुस्से में आ जाता है और बोलता है अबे ओ मैं मोटो नहीं हूँ, ठीक है ना। और फिर ये टीममेट अपनी स्पेशल फॉर्मेशन को बनाती है और चोजी स्पेशल एक्सपेंशन jutsu का यूज करके गुब्बारे की तरह फूल जाता है। इसके बाद चोजी लीफ स्टाइल jutsu से अपने हाथों, पैरों और गर्दन को छुपा के एक बोल्डर की तरह बन जाता है और स्पिन करते हुए आगे बढ़ता है। पर जाकू उसे उसकी अल्ट्रासोनिक वेव से रोकने की कोशिश करता है पर चोजी ऊपर हवा में उठ जाता है और नीचे जाकू की तरफ आता है। तभी साउंड निंजा जाकू को बचाने के लिए आगे बढ़ता है पर अचानक से रुक जाता है और देखता है कि वह शिकामारू के शैडो पोजेशन jutsu में है। दरअसल ये टेक्निक शिकामारू के क्लैन की एक स्पेशल एबिलिटी है। ये एक कैकी गेनकाई है जिससे कि शिकामारू किसी भी शैडो को पकड़कर उसे पैरालाइज कर सकता है और वो इंसान जो उसकी पोजेशन में होगा वो हिल नहीं सकता। और हम देखते हैं कि ये डोसू, इस बंदे का नाम डोसू है, ये बहुत अजीब तरह से खड़ा होता है और ये शैडो पैरालिसिस jutsu में फंस चुका है। चोजी की अटैक डॉज करते करते जाकू की भी कंडीशन खराब होने लगती है और इनो किन की बॉडी के अंदर घुस जाती है और इनो बोलती है कि अगर जाकू और डोसू इसी वक्त नहीं रुके तो वो किन को मार देगी। जाकू और डोसू हंसते हैं और इनो यानी कि किन पर हमला कर देते हैं और किन की बॉडी और इनो की बॉडी दोनों ही इंजर्ड हो जाती हैं। इनो पूछती है कि भाई तुम कैसे टीममेट्स हो, तुमने अपने ही टीममेट पर हमला किया। डोसू बोलता है हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हमारा पर्पस सिर्फ सास्के है। और जैसे ही शिकामारू का jutsu वीक होने लगता है और इसका jutsu सिर्फ 5 मिनट्स के लिए ही चल पाता है। और इस तरफ टेन और नेजी ली को ढूंढते हुए यहाँ पर आ जाते हैं और नेजी जब ली की हालत देखता है तो नेजी को गुस्सा आ जाता है और अपना ब्याकुगन एक्टिव कर लेता है। ब्याकुगन एक स्पेशल एबिलिटी होती है। ये देखकर जाकू और डोसू हैरान रह जाते हैं और नेजी को फाइट के लिए चैलेंज करते हैं। नेजी एक चाकरा देख रहा होता है और नेजी बोलता है अब मुझे फाइट की जरूरत नहीं है। इस तरफ सास्के की बॉडी को डार्क चाकरा ने पूरी तरह से कवर कर लिया होता है। सास्के अपने ड्रीम में देखता है कि छोटा सास्के बोलता है मेरे पास पावर नहीं थी इसीलिए मेरे पेरेंट्स को मरना पड़ा, मैं उन्हें नहीं बचा पाया, अगर मेरे पास पावर होती तो मैं इन्हें बचा लेता। और तभी सास्के को होश आ जाता है लेकिन उसकी बॉडी अभी भी उस डार्क चाकरा के अंदर कवर होती है और सास्के बहुत अजीब रिएक्ट कर रहा होता है। सब लोग सास्के की इस फॉर्म को देखकर हैरान रह जाते हैं। सास्के का शारिंगान एक्टिव हो जाता है और उसके कर्स मार्क्स पूरी की पूरी बॉडी पर कवर हो जाते हैं और रेड कलर से ग्लो करने लगते हैं। सास्के साकुरा को बताता है कि अब वो अपनी पूरी पावर को महसूस कर पा रहा है और उसे ये ताकत ओरोचिमारू ने दी थी। तभी सास्के को होश आ जाता है लेकिन उसकी बॉडी अभी भी उस डार्क चाकरा में कवर्ड होती है। सास्के बहुत अजीब रिएक्ट कर रहा होता है। सभी लोग उसकी इस फॉर्म को देखकर हैरान रह जाते हैं। सास्के बोलता है कि अब उसे एहसास हुआ है कि वो एक एवेंजर है और उसे और भी ज्यादा ताकत हासिल करनी होगी, चाहे फिर उसके
इसके लिए उसे डेविल के साथ ही हाथ क्यों ना मिलाना पड़े। डोसू सास्के की कर्स मार्क्स को देखकर हैरान रह जाता है। सास्के साकुरा से पूछता है कि साकुरा को किसने चोट पहुंचाई थी। जाकू बोलता है, हाँ मैंने किया है ये सब, क्या कर लेगा वे। शिकामारू इनो को अपनी बॉडी में वापस आने के लिए बोलता है और चोजी को भी छिपने के लिए बोलता है कहीं पर। सास्के जाकू की तरफ गुस्से से देखता है और सास्के के कर्स मार्क्स और भी ज्यादा बढ़ने लगते हैं और ग्लो करने लगते हैं। डोसू बुरी तरह से डरा होता है। जाकू अपने सुपरसोनिक स्लाइसिंग अटैक से सास्के पर हमला करता है और जैसे ही ये अटैक खत्म होता है तो जाकू सोचता है कि अब तो सास्के के टुकड़े टुकड़े हो चुके होंगे। सास्के अपनी जगह से गायब होता है, पर तभी सास्के जाकू के ठीक पीछे आ जाता है और उसे मारकर दूर फेंक देता है। सास्के फायरबॉल जुत्सु से जाकू पर हमला करता है, पर जाकू अपने अल्ट्रावेव अटैक से उसके अटैक को रोकने की कोशिश करता है। फायर खत्म होते ही उसमें से कुछ शूरिकेन्स बाहर निकलते हैं और जाकू को लग जाते हैं और तभी सास्के पीछे से जाकर उसके दोनों हाथ पकड़ लेता है और उसकी पीठ पर अपना पैर रख देता है। सास्के जाकू की बाहें पीछे की तरफ खींचने लगता है और उन्हें तोड़ देता है। ये देखकर सभी लोग हैरान रह जाते हैं और डर जाते हैं कि सास्के कोई शैतान बन चुका है और बोलता है, तो अब सिर्फ एक बचा है, अब तुम्हारी बारी है। साकुरा मन में सोच रही होती है कि सास्के जैसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा। साकुरा दौड़कर जाती है और सास्के को पीछे से गले लगा लेती है और उसे रुकने के लिए बोलती है और फिर सास्के के कर्स मार्क्स वापस से नॉर्मल होने लग जाते हैं। डोसो अपना स्क्रॉल सास्के को देने लगता है और बोलता है, सास्के तुम जैसे अभी हो मैं तुम्हें नहीं हरा सकता, और मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ कि अगर मुझे फिर से तुमसे लड़ने का मौका मिला तो मैं भागूंगा नहीं, पर इस वक्त मुझे कुछ कंफर्म करना है। साकुरा डोसो से पूछती है कि ये ओरोचिमारू कौन है और ये सास्के से क्या चाहता है, जिस पे डोसो बोलता है, मुझे नहीं पता, मुझे बस ऑर्डर्स मिले थे। और डोसो अपने मन में सोचता है कि ओरोचिमारू ने इसे सास्के को जान से मारने के लिए बोला था, पर इसने पहले ही इससे मुलाकात कर ली और इसे कर्स मार्क्स भी दे दिए। और डोसो और उसकी टीम यहाँ से चली जाती है और नेजी भी सास्के की इस फॉर्म को देखकर हैरान रह जाता है और नारुतो को भी होश आ जाता है। वो पूरी तरह से ठीक तो नहीं होता लेकिन जिंदा हो जाता है और सास्के इस पावर को यूज करके बहुत ज्यादा टेंशन में होता है और कांप रहा होता है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि चोजी और शिकामारू मिलकर नारुतो को होश में लाते हैं। साकुरा सास्के के पास बैठी होती है और इनो ली को लेकर आती है। नारुतो भी होश में आ जाता है और देखता है कि साकुरा के बाल कटे हुए हैं। नारुतो भागकर साकुरा के पास जाता है और उससे पूछता है कि उसके बालों को क्या हुआ। साकुरा बोलती है कि उसने एक नई लुक ट्राई करने के लिए ये सब किया। साकुरा बताती है कि ये शिकामारू वगैरह सभी लोग इनकी हेल्प करने यहाँ पर आए थे और तभी टेंटेन यहाँ पर आती है और रॉकली को डांटती है कि वो क्या सोचकर अकेले ही उन साउंड निंजा से भिड़ पड़ा। रॉकली बोलता है साकुरा खतरे में थी और उससे ये देखा नहीं गया। साकुरा रॉकली को दिल से थैंक यू बोलती है। पहले साकुरा को रॉकली अच्छा नहीं लगता था, पर अब उसे पसंद आने लगा है रॉकली। रॉकली रोने लगता है और बोलता है, अरे नहीं साकुरा, मैं इतना स्ट्रॉन्ग नहीं हूँ, अगली बार मैं और भी स्ट्रॉन्ग बन के दिखाऊंगा। सास्के हैरान हो जाता है कि रॉकली की ये हालत कर दी है उन साउंड निंजास ने, क्या सच में वो इतने स्ट्रॉन्ग थे। नेजी भी सोचता है कि सास्के तो बहुत पावरफुल ओपोनेंट है। इस तरफ हम देखते हैं कि आकामारू बहुत ज्यादा डरा होता है। शिबा बोलता है कि आकामारू वो सब सीन्स देखकर बहुत ज्यादा डरा हुआ है। कीबा एक फ्लैशबैक में जाता है और हम देखते हैं कि ये सभी लोगों को 2 स्क्रोल्स मिल चुके थे और ये सभी लोग टावर की तरफ जा रहे थे और तभी इन्हें कुछ स्मेल आती है और कीबा हिनाटा को उस जगह से 1 किलोमीटर दूर तक अपनी ब्याकुगान से देखने के लिए बोलता है। हिनाटा अपनी ब्याकुगान की पावर को यूज करती है और उसे यहाँ पर गारा दिखाई देता है, वही गारा जिसे हमने पिछले पार्ट में देखा था। और यहाँ पर एक फाइट चल रही होती है और इसके बाद ये तीनों झाड़ियों के पीछे छुपकर उनकी फाइट को देखने लगते हैं। पर आकामारू बहुत ज्यादा डरने लगता है और कीबा ने आज से पहले आकामारू को इतना ज्यादा डरा हुआ नहीं देखा था। हम देखते हैं कि गारा, कोनकुरो और तीसरी लड़की एक तरफ खड़े होते हैं और इस तरफ किसी और विलेज के निंजास खड़े होते हैं। उसमें से एक लड़की के फेस के ऊपर स्कार्स होते हैं और बोलते हैं, सैंड विलेज के निंजास बेवकूफ होते हैं, सामने से हमसे लड़ने आ गए। तभी आकामारू कुछ बताता है और कीबा उन्हें ट्रांसलेट कर बोलता है कि आकामारू के हिसाब से ये जो सामने ये जो स्कार वाला बंदा है ये अभी खतरे में है। गारा फाइट के लिए रेडी होता है लेकिन कानकुरो गारा को समझाता है कि पहले ये पता कर लें कि सामने वाली टीम के पास कौन सा स्क्रोल मौजूद है, वरना इनकी फाइट बेकार हो जाएगी। गारा बोलता है कि उसे कोई भी फर्क नहीं पड़ता क्योंकि गारा उन निंजास को अब जान से मारना चाहता है। स्कार फेस वाला निंजा गुस्सा हो जाता है और अपनी पीठ पर लगे कुछ एम्ब्रेलास को हवा में उछालता है और अपने निंजित्सु को यूज करके उनसे गारा पर हमला करता है। उन एम्ब्रेलास से आयरन नीडल्स निकलती हैं लेकिन गारा के चारों तरफ से वो सैंड उसे प्रोटेक्ट कर लेती है। स्कारफेस निंजा हर डायरेक्शन से गारा पर हमला करता है पर गारा पर स्क्रैच तक नहीं आता। ये देखकर सभी लोग हैरान रह जाते हैं और कीबा बोलता है कि गारा की सेंट से ब्लड की स्मेल आती है। गारा की पीठ के ऊपर ये जो बोरा सा है और उसके अंदर जो सैंड है वो चीज गारा को ऑटोमेटिकली प्रोटेक्ट करती है और गारा निंजुत्सु से उस सैंड को कंट्रोल भी कर सकता है। इसके बाद स्कारफेस निंजा भागते हुए गारा की तरफ आता है लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कर पाता, गारा अपने हाथ को आगे करता है और सैंड कफ निंजुत्सु का यूज करता है और उस निंजा की पूरी बॉडी को सैंड से कवर कर देता है और उसे हवा में लटका देता है। इसके बाद गारा अपने हाथ को बंद करता है और सैंड निंजुत्सु यूज करके उस निंजा की बॉडी को क्रश कर देता है और उसे जान से मार देता है। इसके बाद गारा उसके 2 निंजास को भी मार देता है। इसके बाद कीबा, हिनाटा और शिबो यहाँ से भाग जाते हैं। कोनकुरो दिखता है कि ओपोनेंट टीम के पास वही स्क्रोल था जो कि गारा की टीम को चाहिए था और गारा बोलता है कि उसे और खून करना है। उसकी खून करने की तलब शांत नहीं हुई है पर तेमारी के समझाने पर गारा शांत हो जाता है और इसी की वजह से आकामारू डरा हुआ था। अब हम देखते हैं कि गारा और शिबा की टीम उन टावर्स पर पहुंच जाती है। इस तरफ आंको बैम्बू कॉप्स के साथ कुछ बात कर रही होती है। तब एक निंजा यहाँ पर आता है और उसे एक रिकॉर्डिंग दिखाता है कि गारा की टीम सिर्फ 90 मिनट्स में ही उस टावर तक पहुंच चुकी है जो कि आज तक कोई भी नहीं कर पाया और पूरे के पूरे टेस्ट में गारा को एक खरोंच तक नहीं आई है। सभी लोग शॉक्ड
रह जाते हैं। इस तरफ नारुतो, सास्के और साकुरा तीनों कुछ खाना पका रहे होते हैं और सास्के बोलता है हमें इस जंगल में 4 दिन हो चुके हैं पर अभी तक हमें हेवंस स्क्रोल नहीं मिला। और इस तरफ नारुतो सिर्फ ये सोच रहा होता है कि फिश कब पकेगी और कब इसे खाएगा। नारुतो को घंटा फर्क नहीं पड़ता इन सब चीजों से। अब इस तरफ हम लीफ विलेज की एक दूसरी टीम को देखते हैं जो कि एक जगह पर आकर रुक जाती है और आपस में लोग बात करते हैं कि पता नहीं अब इस फॉरेस्ट में हेवंस स्क्रोल बचा भी होगा या नहीं। अभी तक सभी के सभी निंजास उस स्क्रोल को कलेक्ट करके टावर तक पहुंच चुके होते हैं। इसके बाद उनमें से एक निंजा खाना ढूंढने के लिए चला जाता है और बाकी 2 निंजास यहीं पर बैठे होते हैं। इस तरफ सास्के बोलता है कि इन्हें जल्दी से जल्दी उस स्क्रोल को ढूंढना होगा वरना ये लोग हार जाएंगे और टेस्ट खत्म होने को अब सिर्फ 24 घंटे ही बचे हैं। और नारुतो चीटिंग करने के बारे में सोचता है और बोलता है कि क्यों ना हम एक और स्क्रोल बनाएं चीटिंग करके, पर साकुरा उसे मना कर देती है और नारुतो उस स्क्रोल को खोलने के बारे में बोलता है लेकिन साकुरा उसे फिर से मना कर देती है क्योंकि इस टेस्ट के रूल में किसी भी हालत में उस स्क्रोल को नहीं खोला जा सकता। पर नारुतो उसकी बात नहीं सुनता और स्क्रोल को खोलने लगता है। इस तरफ ही दूसरा निंजा भी उस स्क्रोल को खोलने लगता है और स्क्रोल को ओपन करने जा रहा होता है और जैसे ही उसे खोलते हैं तो वो जोर से चिल्लाते हैं। उनका तीसरा टीममेट भी यहाँ पर आ जाता है और देखता है कि इसके दोनों के दोनों टीममेट्स बेहोश पड़े हैं और वो स्क्रोल खुला हुआ है। इस तरफ नारुतो उस स्क्रोल को खोलने ही वाला होता है कि तभी काबूटो यहाँ पर आ जाता है और उसे रोक लेता है और सास्के भी यहाँ पर आ जाता है और नारुतो को डांटने लगता है। काबूटो बताता है इस स्क्रोल के अंदर एक हिप्नोसिस जुत्सु लिखा हुआ है जिसको देख के निंजास बेहोश हो जाते हैं और टेस्ट खत्म होने के बाद ही होश में आते हैं। काबूटो को दोनों के दोनों स्क्रोल्स मिल चुके हैं और वो अपने टीममेट्स का वेट कर रहा होता है। काबूटो जाने लगता है लेकिन तभी सास्के उसे रोकता है और बोलता है कि ये हेवंस स्क्रोल के लिए इससे लड़ना चाहता है। पर साकुरा और नारुतो उसे रोक लेते हैं और काबूटो बोलता है कि वो उस स्क्रोल को ढूंढने के लिए इनकी हेल्प करेगा लेकिन अपना स्क्रोल नहीं दे सकता। और अब ये लोग उस स्क्रोल को ढूंढने के लिए वहाँ से चले जाते हैं और ये सभी लोग टावर की तरफ ही जा रहे होते हैं। काबूटो बताता है कि जब सभी के सभी लोग उस टावर की तरफ जा रहे होंगे तभी इनके पास मौका है उनमें से किसी एक टीम के साथ भिड़ने का और स्क्रोल को छीनने का। पर टीम 7 अकेली ऐसी टीम नहीं है जो कि ये सोच रही होगी। वहाँ पर मौजूद हर एक टीम यही सोच रही होगी। काबूटो बोलता है कि सबसे बड़ी मुसीबत कलेक्टर्स बनेंगे। दरअसल कलेक्टर्स वो निंजास होते हैं जो कि स्क्रोल्स को कलेक्ट करते हैं लेकिन किसी दूसरे पर्पस के लिए, अपने विलेज की टीम्स को जिताने के लिए, किसी अनवांटेड सिचुएशन से बाहर आने के लिए और कभी कभी अपने किसी डार्क सीक्रेट के लिए। काबूटो बोलता है कि यही कलेक्टर्स सबसे बड़ी मुसीबत बनेंगे। काबूटो और टीम 7 टावर के पास पहुंच जाते हैं। तभी सभी को अपने पीछे कुछ फील होता है। नारुतो उसकी तरफ कोनाई फेंकता है और देखते हैं कि उसके पीछे एक बहुत बड़ा सेंटीपीड होता है। सभी लोग टावर की तरफ बढ़ते हैं। रास्ते में बहुत सारे ट्रैप्स भी आते हैं। नारुतो उस ट्रैप पर पैर रख देता है और उस पर बहुत सारी कुनाइस हमला कर देती हैं लेकिन काबूटो नारुतो को बचा लेता है। काबूटो को कुनाई लग जाते हैं लेकिन तभी हमें पता चलता है कि एक सब्स्टिट्यूशन जुत्सु था और असली वाला काबूटो सेफ होता है। और हम देखते हैं कि साकुरा थक जाती है और बोलती है कि वो लोग इतनी देर से चल रहे हैं पर टावर भी अभी भी उतनी ही दूरी पर है। काबूटो बोलता है कि शायद कोई टीम उनको बेवकूफ बना रही है। काबूटो ने दिखाता है कि ये लोग वहीं पर पहुंच गए हैं जहां पर वो जायंट सेंटीपीड था और बोलता है कि शायद किसी ने गेंजुत्सु का यूज किया है। और तभी पेड़ के ऊपर कुछ ट्रांसपेरेंट पानी जैसी चीज चलने लग जाती है और हम देखते हैं कि ये चीज कुछ निंजास में कन्वर्ट हो जाती है और सारे के सारे ब्लैक निंजास काबूटो और टीम 7 को घेर लेते हैं और आगे बढ़ने लगते हैं। और ये सब कुछ एक निंजा छुपकर देख रहा होता है जो कि वही निंजा है जिसने नारुतो का भेस बदलकर सास्के के साथ फाइट की थी। और ये सारे के सारे ब्लैक निंजास इसी के क्लोन्स होते हैं। काबूटो सास्के को बोलता है कि उसे लगता है कि ये लोग इन्हें थकाना चाहते हैं। जब ये लोग थक जाएंगे तब इन पर हमला करेंगे और इसे लगता है कि ये लोग जल्द ही इन पर हमला करने वाले हैं। सभी निंजास बाहर आने लगते हैं और उन चारों को हर तरफ से घेर लेते हैं। नारुतो उनमें से एक को एक जोरदार मुक्का मारता है पर तभी वो मुक्का उसके आर पार चला जाता है जैसे कि वो निंजा किसी पानी का बना होता है। दरअसल ये कोई क्लोन्स नहीं बल्कि बस एक इल्यूजन होता है और इस इल्यूजन को पेड़ के पीछे छुपे हुए ये 3 लोग कंट्रोल कर रहे होते हैं। और ये बात काबूटो उन दोनों को बताता है। वो दोनों पूरी तरह से थके हुए हैं लेकिन फिर भी नारुतो शैडो क्लोन जुत्सु का यूज करने लगता है पर काबूटो उसे ऐसा करने से रोक देता है क्योंकि शैडो क्लोन को यूज करने की वजह से बहुत सारा चक्रा रिलीज होता है और इन निंजास को हराना एक तरह से नामुमकिन है क्योंकि ये सभी इल्यूजन से बने हुए हैं। पर फिर भी नारुतो उन सभी पर हमला करने के लिए शैडो क्लोन जुत्सु का यूज करता है। उसका चक्रा कम होने के बावजूद भी वो इन निंजास से लड़ने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा देता है। नारुतो को इस तरह से जोश में देखकर वो दोनों भी उसकी लड़ाई में शामिल हो जाते हैं। अब उन निंजास से लड़ते लड़ते सुबह हो जाती है। ये चारों बुरी तरह से थक जाते हैं और अब हमला करने की हालत में नहीं रहते और ये छुपे हुए निंजास इन्हें मारने के लिए बाहर आते हैं। और तभी नारुतो एक स्माइल देता है क्योंकि अभी ये चारों जो बैठे हैं वो दरअसल नारुतो के शैडो क्लोन्स हैं और असली वाले उनके पीछे खड़े होते हैं। ये पीछे देखकर चौंक जाते हैं। तभी हम एक फ्लैशबैक को देखते हैं जहाँ पर ये निंजास इन चारों पर हमला कर रहे होते हैं और तभी नारुतो अपने 3 क्लोन्स को नारुतो, सास्के और काबूटो में बदल देता है और दूसरी तरफ ये तीनों इसका इंतजार कर रहे थे। पर नारुतो उन तीनों से पूरी रात लड़ कर थक चुका है और सास्के बोलता है नारुतो अब तुम आराम कर सकते हो, तुमने बहुत सारा चक्रा यूज कर लिया है, तुम पूरी रात लड़े हो, चिंता मत करो हम इन्हें संभाल लेंगे। नारुतो बोलता है अबे हट, बिल्कुल भी नहीं, अब मैं तुम्हें अकेले को क्रेडिट नहीं लेने दूंगा। ये बोलकर नारुतो इन तीनों को एक जोरदार मुक्का मारता है और ये तीनों दूर जाकर गिरते हैं। सास्के उसे ऐसे देखकर बोलता है क्या ये वही नारुतो है? इसका चक्रा तो कमाल का है, ये इतना बेहतर कब बन गया? पर ये तीनों वापस से उठकर अपना शैडो क्लोन जुत्सु यूज करते हैं। यहाँ पर बहुत सारे शैडो क्लोन्स आ जाते हैं पर नारुतो के पास अब जरा सा भी चक्रा नहीं बचा होता। पर इस हालत में भी उनसे लड़ने के लिए आगे बढ़ता है। नारुतो को देखकर काबूटो भी उसकी हेल्प करने के लिए आगे बढ़ता है। सास्के भी वहाँ पर जाने वाला होता है पर तभी सास्के को जहाँ पर उसका कर्स मार्क था वहाँ पर बहुत ज्यादा दर्द होता है। सास्के बहुत मुश्किल से अपनी शारिंगन आइज का यूज करने लगता है और उन 3 असली निंजास को ढूंढ लेता है। पर तभी सास्के की कुछ करने से पहले ही नारुतो उन सभी को किक मारकर गिरा देता है और उनके गिरते ही
ही उनके शैडो क्लोन्स भी गायब हो जाते हैं और ये तीनों इस लड़ाई को हार जाते हैं। उन निंजास को हराने के बाद उनका हेवन स्क्रोल नारुतो रख लेता है और ये सभी लोग टावर के पास पहुंच जाते हैं और काबुटो के टीममेट्स भी वहाँ पर उसका इंतजार कर रहे होते हैं। काबुटो की टीम एक दूसरे दरवाजे से जाने लगती है और नारुतो की टीम इस वाले दरवाजे से, और जाने से पहले नारुतो काबुटो का शुक्रिया अदा करता है। शुक्रिया काबुटो, अगर तुम नहीं होते तो हम इस टावर पर कभी नहीं पहुंच पाते। काबुटो उन तीनों को बेस्ट ऑफ लक बोलता है और ये दोनों टीम्स अलग अलग दरवाजे से अंदर जाती हैं। पर तभी हम देखते हैं कि काबुटो के कमरे में यहाँ पर कोई पहले से मौजूद होता है और ये कोई और नहीं बल्कि ओरोचिमारू होता है। और हमें पता चलता है कि काबुटो दरअसल ओरोचिमारू का एक बहुत खास जासूस है। उसने जो भी जानकारियां इकट्ठा की होती है वो सारी जानकारी ओरोचिमारू को बताता है। ओरोचिमारू बोलता है, तुमने बहुत अच्छा काम किया, पर मुझे ये बताओ कि सास्के की क्या हालत है। लॉर्ड ओरोचिमारू, मैंने जब सास्के की गर्दन पर उस निशान को देखा तो मैं समझ गया था कि ये आप ही का काम है। तो क्या वो आपके लायक बन चुका है? ओरोचिमारू बोलता है, नहीं अभी नहीं, मैं बस उसे थोड़ा सा टेस्ट करना चाहता हूँ। और ऐसा बोलने के बाद वो उस जगह से गायब हो जाता है। इस तरफ टीम 7 उस हॉल में घुसती है पर देखती है कि हॉल बिल्कुल खाली होता है। इनके सामने एक बोर्ड होता है जिस पर कुछ लिखा होता है, अगर तुम्हारे अंदर हेवन नहीं है तो अपनी अक्लमंदी दिखाओ, और अगर तुम्हारे अंदर अर्थ नहीं है तो अपने आप को तैयार करो। जब हेवन और अर्थ साथ में खुलेंगे तभी तुम असली रहस्य को जान पाओगे। नारुतो पूछता है, भाई क्या है ये? और साकुरा बोलती है कि अभी ने उन दोनों स्क्रोल्स को खोलकर देखना चाहिए, और स्क्रोल को खोलने लग जाते हैं और इस सीरीज का तीसरा पार्ट यहीं पर खत्म हो जाता है। तो गाइज यही थी आज की वीडियो, और गाइज ऐसे ही सपोर्ट करते रहो भाई, बहुत सारे व्यूज आ रहे हैं। और इस वीडियो पर छोटा तो रख नहीं सकता भाई, बड़ी जल्दी कंप्लीट हो जाता है। 10 के लाइक्स का टारगेट प्लीज पूरा कर देना। वैसे तो मुझे पता है भाई 3-4 घंटे में पूरा हो जाएगा, पर फिर भी। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज इसे लाइक कर देना और कमेंट भी जरूर कर देना। तो ठीक है गाइस, और मिलते हैं इसके अगले पार्ट में।